नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ जब अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग बनते हैं, उन योगों का क्या नाम होता है और उसका फलादेश क्या होता है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। जन्म कुंडली के अंदर जब 2 ग्रहों की युति होती है तो उसका फलादेश करते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, वो बातें भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हमें कम से कम 5 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। उसके अंदर पहले नंबर पे आता है, हमें यह देखना होता है कि जो 2 ग्रहों की युति हो रही है उसमें से कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रहों की युति हो रही है, अगर दोनों ग्रह कुंडली के कारक ग्रह हो और वो 2 ग्रह युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, जन्म कुंडली के 2 मारक ग्रह अंशात्मक युति करके कुंडली के कोई भी भाव में बैठे हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। दूसरे नंबर पे हमको देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रहों की युति हो रही है वो कौन से भाव में हो रही है, केंद्र में हो रही है, त्रिकोण में हो रही है, दूसरे 11वें भाव में हो रही है या फिर 6वें, 8वें, 12वें त्रिक भाव में हो रही है। ये भी देखना बहुत बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र, त्रिकोण और दूसरे 11वें भाव में जो युति होती है उसका फल ज्यादातर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, 2 ग्रहों की युति 6वें, 8वें, 12वें त्रिक भाव में होती हो तो उसके शुभ फल में कमी आ जाती है। तीसरा, जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रहों की युति कौन सी राशि में हो रही है, इसका भी अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह मित्र क्षेत्री है, कौन सा ग्रह शत्रु क्षेत्री है। ये सब भी देखना बहुत आवश्यक होता है। चौथे नंबर पे जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रहों की युति के अंश देखने होते हैं। अगर मान लो 2 ग्रहों के अंशों के बीच में 7, 8, 9 या 10 अंशों का फर्क हो तो उस युति को प्रबल युति माना जाता है। ठीक उसके अपोजिट जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रहों की युति के जो ग्रहों के अंश होते हैं, अगर उनमें 22 अंश, 25 अंश, 27 अंश का तफावत होता हो तो उस युति को कमजोर युति माना जाता है, निर्बल युति माना जाता है, बलहीन युति माना जाता है। उसका फल नहीवत होता है। और आखिरी में देखना होता है कि ये 2 ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, अस्त के तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, उनका षडबल कैसा है। ये सारी बातें देखने के बाद हमें 2 ग्रहों की युति का फलादेश करना होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह बाकी के 8 ग्रहों के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग बनते हैं और उसका फलादेश क्या होता है। तो आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति होती हो तो हम लोग उसे अमावस्या योग कहते हैं। मैंने बड़े बड़े धनवान, यशवान, कीर्तिवान लोगों की कुंडली के अंदर अमावस्या योग देखा है और ऐसे व्यक्ति 45 साल के बाद सर्वसुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के अनुसार सूर्य को राजा माना गया है और चंद्र को रानी माना गया है। अगर राजा और रानी दोनों एक साथ एक ही भाव में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। लेकिन इसमें एक कमी भी देखी गई है कि जिनकी भी कुंडली में चंद्र और सूर्य एक ही भाव में बैठे हो तो
ऐसी स्थिति में चंद्र टोटली क्षीण हो जाता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील लोग होते हैं। इन लोगों को छोटी छोटी बातों का ज्यादा बुरा लग जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय लेने में तकलीफें होती है और सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते, ये कमी भी देखी गई है। दूसरा आते हैं चंद्र मंगल की अंशात्मक युति जन्म कुंडली के अंदर केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो महालक्ष्मी योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति 28 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे धनवान बनते हैं और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करके समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। इसमें और एक चीज देखी गई है कि महालक्ष्मी योग के अंदर अगर चंद्र कृष्ण पक्ष का हो तो ऐसे व्यक्ति अनीति और अधर्म के द्वारा भी धन अर्जित करते हैं, ये देखा गया है। और अगर चंद्र शुक्ल पक्ष का हो तो ऐसे व्यक्ति सात्विक दृष्टि से धन कमाने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग जाते हैं तीसरे पे। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और बुध ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो निपुण योग बनता है। क्यों? क्योंकि चंद्र मन का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। अगर व्यक्ति कोई भी काम मन से और बुद्धि से करे और दोनों को मिलाकर करे तो ऐसे व्यक्ति अपने काम के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर 32 वर्ष के बाद निपुणता प्राप्त करते हैं और जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा उन्नति प्रगति करते हैं और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं, ये भी देखा गया है। उसके बाद आते हैं आगे का योग। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र गुरु की अंशात्मक युति केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो गजकेसरी योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र गुरु की अंशात्मक युति गजकेसरी योग बनाती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को धर्म के प्रति आस्था होती है, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग और आगे जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र की अंशात्मक युति केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो कलानिधि योग नामक राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। मैंने कई लोगों की कुंडली में जो लोग कलाकार होते हैं उनकी कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र की युति देखी है। बड़े बड़े फिल्म सिटी के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टीवी सीरियल में काम करने वाले कलाकार, नाटक कलाकार, डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर की कुंडली के अंदर भी मैंने चंद्र शुक्र की अंशात्मक युति देखी है। और जिनके भी कुंडली में चंद्र शुक्र साथ में होते हैं वो लोग दिल से काम करने वाले और इमोशनल काम करने वाले लोग होते हैं, यानी उनके काम के अंदर इमोशन की बहुत ज्यादा कदर होती है और वो अपनी कला के अंदर जब इमोशन को डालते हैं तो उसके अंदर वो निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी देखा गया है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चंद्र शनि की युति कुंडली के अंदर अंशात्मक युति होती हो, चंद्र शुक्र की अंशात्मक युति केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो विष योग नामक भयंकर अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा मानसिक दृष्टि से बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं।
ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। मन में हमेशा डर लगा रहता है और उनमें नेगेटिव अप्रोच ज्यादा देखा गया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्र राहु की अंशात्मक युति कुंडली के अंदर कोई भी भाव में होती हो तो चंद्र ग्रहण योग नामक भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा एक अजीब सा डर लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति लोग ज्यादातर मैंने देखे हैं कि इनको जादू, टोना, जंतर मंतर, करनी, बाधा, ये सबसे डर लगा रहता है। ये भी देखा गया है। उसके बाद आता है चंद्र केतु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो चंद्र ग्रहण योग नामक भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। संसार में रहने के बावजूद बहुत ही सादा और सरल जीवन जीने वाले लोग होते हैं। 45 साल के बाद उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं कुछ और योगों के बारे में। अगर जन्म कुंडली के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र से दूसरे और 12वें भाव के अंदर सूर्य, राहु और केतु, ये 3 ग्रहों को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हो तो अनफा, सुनफा और दुर्धरा नाम के 3 राजयोग निर्माण होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। स्वभाव से दयालु, उदार, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। चंद्र से दूसरे भाव में और 12वें भाव में अगर ग्रह हो तो अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम का जो राजयोग बनता है, ये बहुत ही प्रचलित राजयोग है और इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। मैंने तो कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा भी देखा है कि वो इतने अच्छे कर्म करते हैं कि मरने के बाद भी लोग उन्हें उनके अच्छे कर्मों की वजह से बार बार याद करते हैं। अभी हम लोग और आगे जाते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र से 6वें, 7वें, 8वें भाव के अंदर ग्रह बैठे हो तो उसे चंद्रादि योग कहते हैं। उसके अंदर भी चंद्र से जब 6वें, 7वें, 8वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो चंद्रादि योग बनता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर सूर्य, राहु, केतु, ये 3 ग्रहों को नहीं गिना जाता। तो फिर से कहूंगा, चंद्र जहां भी बैठा हो उससे 6वें, 7वें, 8वें भाव में जब कोई शुभ ग्रह बैठे हो तो चंद्रादि योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति भी अपने कार्यक्षेत्र के अंदर निपुण होते हैं, अपने कार्यक्षेत्र के अंदर अच्छे काम करके मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और उनका जीवन सुखमय, आनंदमय व्यतीत होता है। अब एक अशुभ योग भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। वो है कैमंद्रुम योग। इसका मतलब क्या होता है? चंद्र जहां भी बैठा हो उसके साथ कोई ग्रह ना हो और चंद्र से दूसरे भाव में और 12वें भाव में भी कोई ग्रह ना हो और चंद्र के ऊपर कोई ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ती हो। फिर से बोलूंगा, चंद्र ग्रह जहां बैठा हो उसके साथ कोई भी ग्रह ना हो, चंद्र अकेला हो, चंद्र से दूसरे भाव में और 12वें भाव के अंदर भी कोई ग्रह ना हो और चंद्र के ऊपर कोई भी ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ती हो और चंद्र टोटली अकेला हो जाता हो तो कैमंद्रुम नाम का एक अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पीड़ित देखे जाते हैं। उनमें बहुत ही चंचलता होती है, बहुत ही जल्दी स्थान बदल लेते हैं, व्यापार बदल लेते हैं, स्थिर स्वभाव नहीं होता है,
कच्चे काम के होते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, हमेशा उन्हें पैसे की तकलीफ लगी रहती है और वो लोग बहुत ही संघर्ष में जीवन जीते हैं। वो भी अपने स्वभाव के वजह से उनको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता, ये देखा गया है। अभी मान लो कि अगर किसी की कुंडली में कोई शुभ योग बनता हो या राजयोग बनता हो, लेकिन अगर मान लो चंद्र पीड़ित होता हो तो क्या उपाय करें, वो भी मैं आज बताना चाहूंगा। पहला उपाय, ओम ह्रीं चंद्राय नमः, ओम ह्रीं चंद्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। दूसरा, सोमवार के दिन उपवास करें, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करें, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम जैसे बहुत सारे स्तोत्र है, शिव मानस स्तोत्र, ऐसे सब स्तोत्र का पठन करते हुए शिव जी का खुद अभिषेक कर सकते हैं। तीसरा, अगर चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर अगर नीच का न हो और केंद्र और त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो आप चंद्र का रत्न मोती भी पहन सकते हो। सिर्फ शर्त यह है कि नीच का न हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अगर चंद्र कुंडली का मारक ग्रह है तो आप उसका दान पुण्य कर सकते हो। और चंद्र का दान क्या होता है? दूध, दही, पानी, खीर, चावल, सफेद वस्त्र, चांदी, ये सबका आप दान कर सकते हैं। और आखिरी उपाय क्या है? तो चंद्र शिव जी के सर पे बैठा है, इसीलिए आप महामृत्युंजय के 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हो, उसका दशांश होम कर सकते हो और किसी ब्राह्मणों को बुलाकर उसका तर्पण मार्जन भी करवा सकते हो। प्रिय दर्शकों, ये सारे उपाय अगर किए जाए तो चंद्र का बहुत अच्छा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि चंद्र के द्वारा जन्म कुंडली के अंदर कितने प्रकार के शुभ और अशुभ योग निर्माण होते हैं और उसका फलादेश क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।